हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं एक नया वीडियो लेकर। आप लोगों की बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद पे हमने एक इतिहास का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का जो हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्लास होगा क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 2 क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम सारा चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए कंप्लीट चैप्टर विथ क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। हमारा चैप्टर का नाम अगर देखना चाहें तो यह है कि राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। और प्राचीन अगर आप पिछले किताबों में देखोगे तो उसमें यह नाम लिखा हुआ है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का इतिहास। मतलब वही चीज़ें हैं, सिर्फ नाम बदल गए हैं। राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, किसानों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कितने सालों का इतिहास पढ़ेंगे? 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम भारत का लगभग 1200 वर्षों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। 1200 वर्षों में क्या हुआ वो आज हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है कि सर ये ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप वो एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं। देखिए, समय की गणना जो है वो 2 ईसा से की जाती है। जो हम लोग ईस्वी कैलेंडर शुरू करते हैं ये ईसा से समय की गणना की जाती है। ऐसा नहीं कि ईसा से पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया थी, लेकिन समय की गणना हम लोग ईसा से करते हैं, जिसको ईस्वी कहते हैं। तो ईसा के जन्म के पहले का जो काल होगा, ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के पूर्व का जो समय है उसको हम लोग ईसा पूर्व के रूप में जानते हैं। जन्म के पूर्व का समय, जन्म के पूर्व का जो समय है उसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ईसा से 10 साल पहले कोई घटना हुई तो बोलेंगे 10 ईसा पूर्व। मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर बीसी लिखा हुआ है इसका मतलब ये घटना ईसा के जन्म से पहले की है, और ईसा के जन्म के बाद जो घटनाएं घटित हुई उसको हम लोग ईस्वी के नाम से जानते हैं। तो ईसा के जन्म के बाद का ईयर को ईस्वी कहा जाता है, और ईसा के पहले का जो आयु है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। क्या कहेंगे? एनो डोमिनी। तो क्लियर है, समय को हम लोग 2 तरह से बांटते हैं, एक तो ईसा पूर्व और एक ईसा ईस्वी। ईसा पूर्व मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म का पहले जितनी घटनाएं हुई उसको हम किस समय में याद करेंगे? ईसा पूर्व में याद करेंगे। और ईस्वी का मतलब हुआ कि ईसा के जन्म के बाद। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो आपने क्या देखा है कि 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के 600 साल पहले से हम स्टार्ट करेंगे और ईसा के जन्म के 600 साल तक का इतिहास पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि फूट डालकर राज्य कर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो आपको याद रखना है, फूट डालकर, है ना, शासन करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? उसका नाम था अजात शत्रु। कौन सा नाम था? अजात शत्रु दुनिया का पहला शासक हुआ जिसने फूट डालकर शासन किया। और आपको याद होगा ये हर्यक वंश का राजा था। क्या था? हर्यक वंश का राजा था अजात शत्रु। बहुत महान प्रतापी राजा हुआ, और यह दुनिया का पहला राजा हुआ था जिन्होंने अपनी पिता की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। यह दुनिया का पहला शासक है जिसने अपनी पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इसको हम लोग पितृहंता के रूप में भी जानते हैं। तो 2 काम इन्होंने सबसे पहले किया भैया। एक क्या किया कि फूट डालकर शासन किया, जिसका बाद में लोगों ने हम पर अप्लाई किया और हम में फूट डालकर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। अभी भी वो सारी परिस्थितियां चल रही है कि फूट डालो और शासन करो, ये नीति है। और इस नीति का पालन सबसे पहले अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु किस वंश का राजा? हर्यक वंश का राजा। और इसने क्या किया? अपनी पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त की थी, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। और इसके बारे में अगर आपको जानना है, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, जिसका
क्या हुआ? जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब वो इतना शक्तिशाली राजा था कि उसका शत्रु था ही नहीं, मतलब उससे लड़ने वाला कोई उस लायक, उस पावर में उस समय कोई नहीं था, इसलिए इसे अजात शत्रु की संज्ञा दी गई है। समझ गए सर? अजात शत्रु ने सबसे पहले फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और राजा बना, इसलिए इसे पितृहंता कहा गया। और इसका मतलब होता है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जीवक वैद, वैद है, वैद का मतलब होता है सर डॉक्टर। जो प्राचीन काल में जो डॉक्टर हुआ करते थे, जो लोगों का इलाज करते थे, उनको वैद कहते थे। करा जीवक नाम का एक प्रख्यात वैद हुआ था, आपको याद रखना है, वो हर्यक वंश के काल में वो जीवक वैद था। और जिस समय ये वैद था उस समय राजा था बिंबिसार। क्या राजा था? बिंबिसार। तो बिंबिसार के दरबार में हर्यक वंश का सबसे प्रमुख वैद रहता था, जिसका नाम क्या था? जीवक। क्या नाम था? और कहा जाता है कि बिंबिसार और महात्मा बुद्ध समकालीन थे। क्या थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। मतलब जिस समय बिंबिसार मगध का राजा था उसी समय इस दुनिया में महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे। क्या दे रहे थे बाबू? उपदेश दे रहे थे। समकालीन का मतलब होता है कि दोनों एक ही समय पर प्रेजेंट थे। और एक बार महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे, उनकी तबीयत खराब होगी, तो बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। तो क्लियर समझ में आ गई बात? महात्मा बुद्ध और बिंबिसार में क्या रिलेशन है? ये समकालीन है, एक साथ थे। और इसके दरबार में बिंबिसार चूंकि राजा था, हर्यक वंश का संस्थापक था ये, तो इसके वंश में जीवक नाम का एक वैद्य था। और जब महात्मा बुद्ध बीमार हुआ, कौन बीमार हुआ? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के इलाज के हेतु बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आइए, कर आपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? एक बहुत ही मशहूर झील है इस भारत के अंदर जिसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील की मरम्मत खुद के खर्चे से, राजा था वो, लेकिन जनता के पैसे से नहीं, बल्कि उससे जो पैसे मिले थे खर्च करने के लिए, उसके खर्च के पैसे बचाकर उन्होंने क्या कराया था? सुदर्शन झील की मरम्मत कराया था। रुद्र दमन, रुद्र दमन बहुत ही प्रतापी राजा हुआ रुद्र दमन। रुद्र दमन ने अपने स्वयं के खर्चे से, अपने खर्चे से जो लोगों ने उसे पैसे खर्चे, राजा को जो मिलता है उसके पैसे से इन्होंने क्या कराया था? सुदर्शन झील। सुदर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिससे कि पूरे इलाके में सिंचाई होती थी कृषि व्यवस्था पर, और उस समय कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। तो उसकी मरम्मत कराने के लिए सुदर्शन झील का मरम्मत खुद किसने कराया? अपने पैसे से रुद्र दमन ने। किसने कराया? रुद्र दमन ने। तो याद रखना है, रुद्र दमन ने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। चलिए आगे अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। नंबर 4, आपको याद होगा ये बहुत ही प्राचीन नगर है पाटलिपुत्र। कौन सा नगर है बाबू? पाटलिपुत्र। कहा जाएगा आपको कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के किनारे किया था? आपको पता है ये पाटलिपुत्र का जो वर्तमान नाम है वो है पटना, जो कि बिहार की क्या है? राजधानी है। क्या है बाबू? और ये भारत की पहले राजधानी हुआ करती थी। हजारों वर्षों तक ये भारत की राजधानी, क्योंकि उस समय जो सत्ता का केंद्र था वो मगध था, और मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र जो है ये 3 नदियों को किनारे है, गंगा, सोन, पुनपुन, जहां ये तीनों, पुनपुन को ही हम लोग गंडक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गंडक नदी के नाम से जानते हैं। गंडक, सोन और पुनपुन, मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे ये गंगा है, इधर से सोन आई है और इधर से पुनपुन, और इसी के बीच में जो शहर बसा था उसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था। अब उसी का नाम जो है बदल करके अंग्रेजों ने क्या रख दिया था? अंग्रेजों द्वारा रखा गया था पटना। क्या रखा गया था? पटना। आपको याद रखना है पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। और भी एक नाम था जब भारत में मुगलों का शासन था। किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो उस समय पाटलिपुत्र का नाम एक मुगल
शाहजादा था, उसी के नाम पे अजीमाबाद कर दिया गया था। अजीमाबाद, तो पाटलिपुत्र से पटना का नाम अजीमाबाद हुआ। जब अंग्रेजों का शासनकाल आया भारत में तो उस अजीमाबाद का नाम बदल करके उन्होंने क्या रख दिया, पटना रख दिया। तो बात क्लियर है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और मध्य वाला नाम जो है अजीमाबाद है। और ये 3 नदियों के संगम पे है। नाम क्या है, गंगा, सोन और पुनपुन। क्या नाम है, और पुनपुन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंडक। क्या नाम से, गंडक नाम से जानते हैं। क्लियर है। इस नगर की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। और उदयन कौन था, अजात शत्रु का बेटा था, है ना। और इन्होंने वही किया जो उसके पिता ने किया था। अजात शत्रु ने अपनी पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके, तो कहा जाता है ना, इस दुनिया का कर्म का जो फल है इसी दुनिया में मिल जाता है। इसलिए भैया अच्छे कर्म करो ताकि तुम्हें रिजल्ट अपोजिट जो रिफ्लेक्ट हो वो अच्छे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। समस्त भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। आपको ये बात याद रखने की, हून है कौन। हून एक मध्य एशिया का बर्बर प्रजाति, एकदम लड़ाकू योद्धा, मध्य एशिया में रहने वाला ये हून बहुत ही खतरनाक था। इसको दुनिया में कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। तो ये काफी खूंखार, एकदम लड़ाकू, इसे कोई हरा नहीं पाता था। ये मध्य एशिया में रहते थे। मध्य एशिया, इसका काम क्या था, इसका काम था भैया लूटपाट करना और खाना। तो ये क्या करते थे, मध्य एशिया से चीन पे हमला करते थे, लूट लेते थे, फिर खाना, फिर चलता था, फिर खत्म हो जाता, फिर लूटते, फिर ऐसा चलते चलते चीन का जो शासक था वो बहुत परेशान हो गया। तो बोला ये हूनों को कैसे रोका जाए, तो उससे तो लड़ नहीं सकते, इतनी शक्तिशाली ये लोग, इससे लड़ना नामुमकिन है। तो चीन का राजा था उस समय शी हांगती, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, शी हांगती। शी हांगती ने ये निर्णय लिया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो हूनों को चीन के अंदर आने से रोका जाए। इसलिए चीन ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा पर एक महान दीवार का निर्माण कराया। और ईसा से पूर्व की बात कह रहे हैं हम लोग, महान दीवार कराया। शी हांगती ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया, चीन की जो अभी भी है और अंतरिक्ष से देखने पर चीन की महान दीवार दिखाई पड़ती है। तो चीन की महादीवार का निर्माण चीनी शासक शी हांगती ने क्यों करवाया था, हूनों के आक्रमण से चीन को बचाने के लिए किया था। अब इधर दीवार बन गया तो अब हून अंदर जा नहीं सकते थे, तो हूनों ने इधर अपना रुख किया, उन्होंने भारत पर हमले किए। और भारत में जब हमले कर रहे थे उस समय गुप्त वंश का एक बहुत ही प्रमुख राजा शासक था, नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त पूरे विश्व में, पूरे एशिया और यूरोप का पहला शासक हुआ जिन्होंने हूनों को परास्त किया। क्लियर है, पूरी बात समझ में आया। हून को एक बर्बर योद्धा प्रजाति के लोग जो कहां मध्य एशिया में रहते थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस आक्रमण में स्कंदगुप्त, कौन सा गुप्त, स्कंदगुप्त दुनिया का पहला शासक हुआ जिसने हूनों को पराजित किया। क्या किया, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जिन्होंने जर्मन राइन राज्य की निर्माण की थी। उसी तरह भारत में एक सर्वप्रतापी राजा हुआ समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त, जिसको पूरे विश्व को जीतने का सपना था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष पर विजय पताका फहराया था। तो उसकी तुलना यूरोप के राजा से की जाती है। तो भारत का, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। और उल्टा भी प्रश्न आता है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। किसको, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, लेकिन समुद्र है ना, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है, नेपोलियन को। और पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला बढ़ते हैं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। अभिलेख क्या होता है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख मतलब एक लिखा हुआ, अभी मान लो यही कि पत्थरों पर लिखाया, जो राजा जो लिखवाते थे उन्हीं लिखे हुए को हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो सबसे पहले किस अभिलेख से भूमि दान का उल्लेख मिलता है, भूमि दान करने का जो उल्लेख है, वो जो सबसे प्रथम प्रभावती गुप्त, गुप्त वंश की
महत्वपूर्ण आदमियों में से एक प्रभावती गुप्त के एक क्या है अभिलेख है जिसमें भूदान का उल्लेख है। तो सिर्फ याद रखना है कि भूदान का उल्लेख सर्वप्रथम किसके अभिलेख से मिला है, तो उसका नाम था प्रभावती गुप्त के अभिलेख से मिला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं, भूदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है। अब किस वो जो अभिलेख है वो किसका है, तो आपको याद रखना है सातवाहन काल का। कौन सा काल का पढ़िएगा, एक वंश था सातवाहन काल, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ याद रखना भू अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण किसका है, वो है सातवाहन वंशों का, कि सातवाहन राजाओं जो थे वो भूमि दान करते थे। 510 ईस्वी में, याद रखिएगा 510 ईस्वी में सती प्रथा, भैया ये बहुत एक जटिल समस्या थी भारतीय समाज की, कुरीति थी, बुराई थी, जिसको हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा का जो साक्ष्य है वाला प्रथम अभिलेख जिसमें लिखा हुआ है कि सती प्रथा होता था, सबसे पहला जो हमको सबूत मिला है वो कहाँ से मिला है, एरन अभिलेख से मिला है। एरन जो है वो सागर में है, और सागर को आजकल हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, तो पहले सागर पूरे मध्य प्रदेश को कहा जाता था। तो सागर में मिला है सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते हैं कि एक ऐसी बुराई थी, कुरीति थी हमारे समाज में, जिसमें क्या होता थी, अगर किसी व्यक्ति किसी महिला की पुरुष मर जाती थी, किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता था, तो उस महिला को भी अपने पति के साथ जलना होता था या जलाया जाता था। तो उस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं, एक कुरीति थी हमारे समाज की। चलिए आगे आते हैं, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग, अशोक एक बहुत महान राजा, भारत का सबसे महानतम सम्राट की अगर बात करें कि कौन था भारत का सबसे महानतम सम्राट, तो हम उसका नाम बताएंगे अशोक। और इस अशोक के बारे में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जान लो, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे। उन्होंने एक बार कलिंग पर विजय, कलिंग विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब्जेक्टिव में भी जानिएगा, लेकिन आप ये समझिए कि कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में। किस शिलालेख में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वें शिलालेख में, अशोक का जो 13वां शिलालेख था उस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। तो कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। अब यहां देख, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का एक सलाध्य प्रयास किया है और लिखा भी है, उस विद्वान का नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर, अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे उनके आधार पर उनकी पूरा इतिहास लिख डाला है। तो उस विद्वान का नाम था देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अब आए थे, मौर्य काल का निम्न में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो मौर्य काल आप समझिएगा, बहुत सारे काल हुए, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। तो मौर्य काल का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है स्तंभ। क्या नमूना है, स्तंभ। बाकी सारे इस मौर्य काल में ही बने, चैत्य, स्तूप, महावास्तुकला, स्तंभ, तो स्तंभ को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है इंडिका, एक ग्रंथ है, इंडिका एक किताब की नाम है, आपको याद रखना है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, या इसको मेगास्थनीज के नाम से भी जानते हैं, इंडिका किताब की रचना की थी। यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, जो था यूनानी राजदूत था। कौन था, यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर उन्होंने एक किताब की रचना की, एक ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है इंडिका, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उससे संबंधित इतिहास का वर्णन है। उस किताब का नाम है इंडिका। और आपको याद होगा शायद, है ना, हमारे देश का नाम भी यूनानियों ने इंडिया रखा है ना, तो यूनानियों द्वारा हमारे देश को कौन सा नाम दिया गया है, इंडिया। और इंडिया से संबंधित जो ऐतिहासिक ग्रंथ यूनानियों ने लिखा उसका नाम क्या है, इंडिका। तो इंडिका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत के इतिहास जानने का। तो आपको ये पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास जानने का प्रमुख ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने। किसने, मेगास्थनीज या मेगास्थनीज ने। कौन था ये, यूनानी राजदूत था। किसका, सेल्यूकस निकेटार, एक शासक था यूनानी, उसी का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और यहाँ पे उन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की, इंडिका।
चलिए अगला आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, एक किताब है प्रयाग प्रशस्ति, एक बुक है जिसकी रचना हरिसेन ने की है। किसने की है? हरिसेन ने। एकदम ये ऑब्जेक्टिव याद रखने, सारे इंपॉर्टेंस है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपको नहीं दिए, मैंने जितने दिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो 100% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री, आप ध्यान रखिए, चीनी यात्री, चीन से आने वाले यात्रियों को चीनी यात्री कहा गया है। अगर आपको कोई पूछे कौन भारत, चीन से आने वाले 2 प्रमुख यात्री भारत में बहुत फेमस हुए जिन्होंने भारत आकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। और चीनी यात्री भारत क्यों आ रहे थे? बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध धर्म से संबंधित किताबों, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को लेने के लिए चीनी यात्री भारत आए, जिसमें ह्वेनसांग सबसे पहले, कौन? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग आए, उसके बाद फाहियान आया। फाहियान कौन? अगर आपको पूछे चीनी यात्री क्यों आया, इसके अलावा एक प्रमुख यात्री और है, इत्सिंग। क्या नाम है जी? इत्सिंग। इत्सिंग भी चीनी यात्री। ये 3 चीनी यात्री भारत आए, ये तीनों प्रमुख यात्री है। और इनका आने का मकसद क्या था? आप हमेशा याद रखिएगा, इनका मकसद था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध धर्म से संबंधित किताबों को लेकर चीन जाना। और इन्होंने, इन सारे ने लगभग यहाँ आके बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। फाहियान जिस समय भारत आया था उस समय गुप्तों का काल था, तो गुप्तों के काल में एक बहुत प्रमुख चीनी यात्री फाहियान आया था भारत, जो बहुत दिनों तक, 12-13 वर्षों तक रहा। और नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। किसने? फाहियान ने। किसने? फाहियान। तो फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये 3 प्रमुख चीनी यात्री है जो भारत आए। क्यों आए, कोई प्रश्न पूछे? देखो आजकल बच्चे ने सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम से मार्क्स डाले ना, मैं नहीं, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए ना सर, क्यों आए, क्या मकसद था उनका। यही कारण है कि हम लोग दूसरी जगह जाके बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं, आपको एक ऐसी नॉलेज देंगे तो आप कहीं जाके अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे। ओके, चलिए लेट्स डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप लोग, अगला है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्डन पीरियड। भारतीय इतिहास का कौन सा पीरियड गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है गुप्तों काल, गुप्त काल जो है भारत का स्वर्ण काल था। और उसी समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। किसको जी? भारत को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय हम दुनिया में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली लोग थे। हमारे बारे में यूरोप के लोग सुना करते थे तो उन्हें आश्चर्य होता था कि ऐसा भी क्या जीवन होगा, और अभी हम उसके बारे में सोच रहे हैं और हमें लगता क्या है ऐसा भी कोई दुनिया होगा। तो समय की बात है, वो कहाँ और चले गए और हम कहाँ आ गए। तो आपको याद रखना है किसके काल को? गुप्त काल को। किसके काल को? गुप्त काल को भारत का कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। अच्छा एक और बात, कोई पूछ ले बेटा व्हाट इज स्वर्ण काल, व्हाट इज गोल्डन एरा, तो क्या बताओगे कि सोना हो गया था ज़्यादा? नहीं, जब कोई देश हर क्षेत्र में तरक्की करता है, साइंस में, विज्ञान में, अर्थव्यवस्था में, है ना, संस्कृति में, कल्चर में, एजुकेशन में, अगर हर क्षेत्र में एकदम बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है तो उस एरा को हम लोग स्वर्ण काल कहते हैं। कई लोग उल्टा समझते हैं, स्वर्ण काल मतलब ज़्यादा सोना हो गया था। अरे भैया, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो सोना तो अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही था, जो हर क्षेत्र में जब उन्नति होती है, बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, हर क्षेत्र, कला से लेके एजुकेशन से लेकर अर्थ सब, तब उसको हम क्या कहेंगे? स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल का मतलब समय, कभी भी ये नहीं समझना कि सोना ज़्यादा था। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक का संबंध किस वंश से है? भैया अशोक का संबंध मौर्य वंश से। कौन सा वंश? मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक। कौन? अशोक। अशोक सिर्फ मौर्य वंश का नहीं, इस पूरे भारत का सबसे महानतम शासक अशोक। अच्छा, अशोक तो सबसे महानतम शासक है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया क्यों, तो फिर हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है। तो ऐसे मत पढ़ो भाई मेरे, पढ़ो तो फिर सब कुछ पढ़ो, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो। एग्जाम से आगे की भी दुनिया है और वही एक्चुअल दुनिया है। तो ये भी हम बताएंगे कि क्यों
अशोक को हम इस भारत का सबसे महानतम शासक कहते हैं। तो आपको अभी सिर्फ इतना समझना है, अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा हुए। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी भी जीवनी आपको बताएंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक। उसके बाद इसका पुत्र राजा बना बिंदुसार। कौन राजा बना? बिंदुसार। और वो जो था पहले अजातशत्रु का पिता, वो बिंबिसार था, और यह है बिंदुसार। दोनों में अंतर है। और तीसरा जो महान राजा हुआ, अशोक द ग्रेट। अशोक द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट। तो अशोक, ये 3 है प्रमुख राजा हुए। किस वंश का? मौर्य वंश का। और अशोक जो है इन तीनों में सबसे महान नहीं, पूरे भारत वंश का सबसे महानतम शासक अगर आपसे कोई पूछे, वो अशोक। क्यों महानतम? ये प्रश्न है। जब तक अगर आप स्टूडेंट हैं सर, आपके अंदर अगर प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं है ना, अगर आप प्रश्न पूछ नहीं पा रहे हो ना कि क्यों सर, कहीं भी पढ़ो आप, मैं नहीं कहता हूँ मेरे पास पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, अगर आपके अंदर ये प्रश्न पूछने का जज्बा है तभी आप स्टूडेंट हैं, अदरवाइज आप स्टूडेंट नहीं। एग्जाम पास कर लो, अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप स्टूडेंट कभी बन नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? जिज्ञासा नहीं है। और जब तक एक स्टूडेंट का गुण है कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, अगर जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ टीचर जो पढ़ा दिया वही तो लेके एकदम घूम रहे हो, तो तुम सोच लो कि तुम स्टूडेंट नहीं हो। बस हो, लेकिन स्टूडेंट का लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है। तो आप जिज्ञासा जगाइए अपने अंदर, प्रश्न अराइज करिए, प्रश्न पूछिए। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, आप कहाँ पे? कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो प्लीज, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य की कीर्ति, आप याद रखिए कौटिल्य को 3 नाम से हम लोग जानते हैं। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। किसका नाम? कौटिल्य। और कौटिल्य ने किताब की रचना की थी, अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र की रचना की थी। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य भारत के महानतम विद्वानों में से एक है। इनकी किताबें अभी भी पढ़ी जाती है, इनकी नीतियां अभी भी पढ़ी जाती है। और आपने सुना होगा कि बड़े पार्टी का कोई लीडर हो जाता है, वो अगर हर जगह जीतने लगता है, तो उस पार्टी के लीडर की तुलना किससे की जाती है? चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य जो है नीति निर्माण में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक था। इसलिए अगर आप कोई नेता को देखते हो, जैसे हमारे यहाँ भी गृह मंत्री हमारे यहाँ अमित शाह हैं, तो बीजेपी की पार्टी जीत रही है, तो उसके उन्होंने जो काम किया उनकी वजह से जीत रही है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य की उपाधि देते हैं, चाणक्य नहीं कहते। चाणक्य तो ये था जिसने कौटिल्य की रचना की। कौटिल्य ने किसकी रचना? अर्थशास्त्र की रचना की, मतलब नीति निर्माण में, है ना। ये बहुत महान व्यक्ति था। क्या नाम था इसका? कौटिल्य नाम था, या चाणक्य था, विष्णुगुप्त था। इन्होंने ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र। और ये गुप्त वंश, चंद्रगुप्त नहीं, मौर्य वंश का में था। कौन? कौटिल्य। और मौर्य वंश में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कौटिल्य ने। इसके इतिहास पढ़ेंगे। मेगास्थनीज, अभी तुमको आपको जस्ट तुरंत पढ़ा है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो पूछा किसके दरबार में आया था भैया? तो क्या याद हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। हो गया ना, ये इतिहास पहले बता दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा, जिसको यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है, या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। इसकी जानकारी एक अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्या नाम है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए इसमें बोल्ड हो गया है, खैर अगले क्लास से ऐसा नहीं होगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? आपको पहले क्वेश्चन आ गया था उदयन ने, कि 3 नदियों, उदयन ने किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? सोन, गंगा और पुनपुन। किसने किया भैया? उदयन ने किया। आपको पता है पटना को 3 नाम थे। पहले सबसे प्राचीन पाटलिपुत्र, बीच में अजीमाबाद, और अभी वर्तमान में पटना। कहाँ भैया? पटना। तो उदयन किसने स्थापना की? उदयन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नवरत्न, देखिए नवरत्न, रत्न किसको कहते हैं? रत्न कहते हैं विद्वानों को। रत्न कहते हैं बहुत अच्छे पढ़े लिखे एकदम विद्वान लोगों को रत्न कहा जाता है। कर गुप्त काल में एक राजा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या?
चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी को बोलते हैं विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? इस तरह का भारत में 2 राजा हुआ जिनके दरबार में क्या रहते थे? 9 रत्न रहते थे। एक चंद्रगुप्त द्वितीय है, दूसरा आपको याद होगा मध्यकाल में अकबर। ये 2 शासक ऐसे हुए दुनिया में, भारत में, जिनके दरबार में 9 विद्वानों का समूह रहता था, जिसको हम लोग 9 रत्न के नाम से जानते हैं। जैसे कालिदास जैसे महान संस्कृत के सबसे महान विद्वान, वो भी विक्रमादित्य के दरबार में, कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट और बहुत सारे जो विद्वान थे, हरिसेन, वो सब किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और उन्हीं 9 लोगों के ग्रुप को 9 रत्न कहा जाता था। तो आपको पूछेगा कि 9 रत्न किनके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अकबर के दरबार में। अकबर भी अपने दरबार में 9 विद्वानों को रखा करता था। तो क्लियर हो गया बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी आपको बताए कि नवरत्न जो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, उसमें एक प्रमुख रत्न था कालिदास। और कालिदास ने संस्कृत का है ना में किताब की रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है भैया? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने किया। किसने किया? कालिदास ने किया। आगे आते, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक है? अभी तुरंत पढ़ा है कि समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति से है। तो समुद्रगुप्त का वंश किससे है? प्रयाग प्रशस्ति से। किससे संबंध है? प्रयाग प्रशस्ति से। किसका संबंध है? समुद्रगुप्त का संबंध है। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने कराया था? मौर्य वंश का महानतम सम्राट या पूरे भारत का महानतम सम्राट अशोक ने किसकी अभिलेख की शुरुआत की थी? अभिलेख की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने किया था। किसने किया था? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? प्रियदर्शी, प्रिय समझते ना? बहुत अच्छा। तो प्रियदर्शी किसको कहा जाता है भैया? अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। ठीक है, आगे चलते। कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के यहां रहकर। ठीक है, आगे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल सही है। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, उसका नीति निर्माता था, निर्देशक था। बिल्कुल सही है। कथन ए भी सही है और आर भी सही है और इनका सही सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां भी कथन है मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया था। बिल्कुल गलत है भैया। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहां पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो पहला कथन बिल्कुल गलत। मेगास्थनीज ग्रीक था। बिल्कुल, ग्रीक मतलब यूनानी था। दूसरा सही है, पहला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए असत्य है, परंतु आर क्या है? सत्य है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आते हैं। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। किसको? मौर्य काल में जो टकसाल था, टकसाल मतलब रुपया होता है। ठीक है, उस समय जो पैसे चलते थे, सिक्के चलते थे, उनका जो हेड होता था उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। पतंजलि, देखो भैया बड़ा नाम सुना होगा तुम लोगों ने। पतंजलि सुना है या नहीं सुना है? बताओ। अरे भैया बिस्किट पतंजलि का, कोलगेट पतंजलि का, शहद पतंजलि का, क्या चाहिए तुमको? पतंजलि का मिलता है कि नहीं? तो तुमको क्या लगता है रामदेव बाबा का नाम पतंजलि है? नहीं भैया, ये पतंजलि जो है एक महान विद्वान हुआ आयुर्वेद का। किसका? आयुर्वेद का एक महान ज्ञाता पतंजलि, एक महान विद्वान हुआ था पतंजलि। और के इन्होंने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है इनका। ठीक है, कुषाण नहीं, मौर्य काल से सही है। तो पतंजलि एक महान आयुर्वेदक था, आयुर्वेद का ज्ञाता था। और इसी के नाम पर अभी जो वर्तमान में है हमारा एक बाबा है
स्वामी रामदेव बाबा ने इसी के नाम से अपनी कंपनी बना ली। क्या बना ली भैया? तो पतंजलि कोई रामदेव जी का नाम नहीं है, पतंजलि एक महान आयुर्वेद के ज्ञाता व्यक्ति का नाम है। तो उसी का नाम का इन्होंने अपना क्या कंपनी बना लिया है। तो बात समझ में आ गई। पतंजलि ने ग्रंथ लिखा था महाभाष्य। क्या लिखा था? महाभाष्य। आगे धम्म महामात्र। धम्म महामात्र क्या होता है ये आप सब्जेक्टिव में सुनिएगा। अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। देखो भाई, जब अशोक था उस समय भी भारत में बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग थे। अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था और अशोक ने ही, याद रखिएगा, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? अशोक को जाता है। तो उस समय भी भारत में बौद्ध थे, जैन थे, हिंदुइज्म था, सब थे। लेकिन तो अशोक ने कहा कि भैया ये आपस में तो हर एक, देखो, हर एक धर्म का दूसरे धर्म के लोगों के साथ मतभेद होता है, क्योंकि उनकी अलग अलग मान्यताएं, प्रथाएं होती है, मतभेद होता है। तो अशोक ने बोला इस मतभेद को दूर करना है। तो उस मतभेद को दूर करने के लिए क्या बनाया? महामात्रों को नियुक्त किया कि अगर कोई मतभेद है तो उसमें आपस में बैठ के उस मतभेदों को दूर किया जाए, न कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाल करके एक दूसरे को गालियां दिया जाए, बल्कि जो भी प्रॉब्लम है उनको बैठ के, ताकि समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहे, लोग शांति से बने रहें। तो उसके लिए कार्य किसने किया था? अशोक ने किया था। क्या किया था? धम्म महामात्रों की नियुक्ति कराई थी। किसने? अशोक ने। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की? मौर्य। अभी तुरंत बता दिए भैया। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा, इंडिका मेगास्थनीज, दोनों मौर्य काल से संबंधित है। तो मौर्य काल का इतिहास मिलेगा। अगला आ जाते हैं 33 पहले देख लेते हैं। अलोड़ा में कैलाश मंदिर। भैया इस दुनिया का सबसे, अगर कोई अजूबा में से एक अजूबा है वो अलोड़ा का कैलाश मंदिर है। जरूर देखने जाइए। अलोड़ा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? राष्ट्रकूट राजवंश का एक राजा था कृष्ण प्रथम। क्या नाम था भैया? कृष्ण प्रथम का। अत्यधिक पैसा खर्चा करके इन्होंने ये बनाया है और एक पहाड़ को तराश करके ये बनाया गया है। अभी अगर हमारे पास पिक्चर सेट होता तो जरूर दिखाते, लेकिन नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे सारी फोटोज को दिखाने का। एक पहाड़ था, पहाड़ पत्थरों का बना होता, उसी पहाड़ को तराश करके पूरी मंदिर की रचना हुई है। कोई भी एक पत्थर बाहर से उसमें लगाया नहीं गया, बल्कि उसी को काट करके, तराश करके पूरा मंदिर के अंदर मूर्तियां जितनी भी कुछ है, डिजाइन है, कलाकृतियां हैं, उस ही एक पत्थर को तराश करके बनाया गया है। तो ये दुनिया के सबसे प्रमुख अजूबों में से एक है अलोड़ा का कैलाश मंदिर। किस शासक ने? राष्ट्रकूट वंश का। किस राजा ने? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। बिल्कुल सही है, आप लोग जरूर जाइए, बहुत ही अच्छी जगह। 16 महाजनपद। आपको याद होगा जब ये प्राचीन भारत में, भारत जो है 16 राज्यों में बटा हुआ था। इन 16 राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। किस जनपद से? महाजनपद से। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली आपको पता है कौन सा महाजनपद था? मगध। कौन सा महाजनपद था? मगध। क्यों शक्तिशाली था ये आप सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी जरूर देखना। तो एक बार देख लो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एकदम सेट कर लो। तो क्या है? मगध। 16 महाजनपद। समझ गए कि जब भारत, प्राचीन काल में भारत में 16 राज्य थे, उन 16 राज्यों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। उन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? देखिए, वैदिक धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनमें से एक है पुराण। क्या है? वैदिक धर्म, जिसको आप लोग हिंदू धर्म कहते हैं, एक्चुअल में वो वैदिक धर्म है, वेदों पर आधारित धर्म है। ठीक है, उस धर्म को हम लोग वैदिक, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई आप पढ़िएगा आगे चल के, तो इसलिए किसी चीज को जाने। तो वैदिक धर्म के मानने को या वैदिक धर्म को ही हम लोग सनातन भी कहते हैं, लेकिन हिंदू एक बाद में किसी के द्वारा दिया गया शब्द है। ठीक है, तो वेदों पे और भी बहुत सारे, तो उन्हीं वेदों के बाद जो ग्रंथ हैं, एक पुराण है जिनकी संख्या 18 है। इनमें भी एक पुराण है मत्स्य पुराण, काफी महत्वपूर्ण पुराण है। ठीक है, वो हम लोग आगे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, तो हम लोग इनको देखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक अभी जस्ट आपने पढ़ा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, अर्थधन, कौटिल्य, 3 नाम था। तो एक में देखिए कौटिल्य लिखा था और यहाँ विष्णुगुप्त लिखा हुआ है, तो ये तीनों एक ही आदमी का नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? विष्णुगुप्त ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? वज्जी, देखिए इसको गणतंत्र कहा गया है। वज्जी आप अगर ध्यान से समझिएगा, अजात शत्रु याद है?
जिसने पहली बार दुनिया में फूट डालकर शासन करने का अपनाया था, तो वो किस राज्य में फूट डाला था? वज्जी संघ में। किसमें? वज्जी। और वज्जी जो था वो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, याद रखिएगा। क्या था? दुनिया का सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना वज्जी में हुई थी। क्लियर है? चलिए अगला आते। जनपद शब्द का अभी बताया ना, जनपद मतलब राज्य, और राज्य का मतलब जहां लोग रहते हैं, तो जनपद का मतलब होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, समझने का नहीं। पंचचिर वाले सिक्के बने होते हैं। पंचचिर, पंच और चिर, ये सिक्कों के बारे में बताया कि सिक्के किसके बने हुए थे। तो पंच और चिर वाले सिक्के दोनों के बने हुए थे, चांदी और तांबे के, सोने के सिक्के नहीं थे। ये पंच और चिर जो थे वो चांदी और तांबे के सिक्के का कहा जाता था। पाटलिपुत्र नगर, कितनी बार क्वेश्चन आ गया भैया? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदायन ने किया, या उदायन। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं है। उदायन, उदयभद्र, उदयन, ये सब एक ही व्यक्ति है। तो उदायन द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? आपको पता, 3 नदियों के संगम पर। कौन कौन? गंगा, सोन और पुनपुन। और पुनपुन का अगला नया नाम गंडक। चलिए, तक्षशिला भारत का एक बहुत ही प्रमुख विश्वविद्यालय में से एक था। तक्षशिला, कौन सा शिला? तक्षशिला। ये भारत में कहाँ था? अभी तो पाकिस्तान हो गया सर, लेकिन तभी तो भारत ही था ना। तो उस तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान स्थिति में वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान। फाहियान, अभी जस्ट आपको याद आया था, हमने कहा था चीन से 3 चीनी यात्री आए, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। फाहियान जब भारत आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या इसी को हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमा, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही उपाधि थी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान। कहाँ से? चीन से। भारत का नेपोलियन, अभी बताया समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कनिष्क एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, याद रखिएगा। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ। कौन सा वंश का? कुषाण वंश का सबसे महानतम सम्राट कनिष्क हुआ। कौन? कनिष्क हुआ, जो 78 ईस्वी में राजा बना और 101 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किया। और याद रखना, कनिष्क को ही द्वितीय अशोक भी कहा जाता है ना? दूसरा अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक। किसको कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। कनिष्क वो महान सम्राट हुआ जिन्होंने चीन पर विजय पताका फहराया। ठीक है, कौन? कनिष्क। कनिष्क बहुत महानतम सम्राट है, इसका हम लोग जीवन ही पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी इतना जानो, कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में राजा बना, 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं। मौर्य है, ये भौर्य नहीं है सर, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो कौन सा वंश? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के नाम से साम्राज्य का नाम भी पड़ा था, मौर्य साम्राज्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। मेगास्थनीज कौन था? याद है, अभी बताए थे, राजदूत था। कहाँ का? यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटार का राजदूत था, है ना, जो भारत आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहां रहकर एक किताब की रचना की ना, इंडिका। एक कहते ज्ञान लो और भर भर के लो। भैया यहां भर भर के मिल रहा है, बस आप लेने वाले बन जाओ, है ना। तब देखते हैं मार्क्स कैसे नहीं आता है और नॉलेज कैसे नहीं आता है। तो चलो शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला आते हैं। तो धम्म की नीति किसने शुरुआत की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था धम्म। अभी आपको बताया धम्म की नीति का शुरुआत किया था अशोक ने। किसने? ये धम्म क्या है, ये क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो नीति अपनाई थी उसे धम्म की नीति कहा जाता है। और इसी नीति के कारण, हमेशा एक बात बता दूं, इसी नीति के कारण अशोक जो है इस दुनिया का एक प्रमुख व्यक्ति बन गया और इस भारत का सबसे महानतम सम्राट बन गया। और उस महानतम बनने के लिए उसने एक महान काम किया, और जिस महान काम का नाम है धम्म नीति।
है ना। देखो नीति ही राजा को दुनिया में सबसे महान बना सकता है और नीति ही राजा को सबसे खराब भी बना सकता है। तो नीतियाँ डिपेंड करती है सर आप क्या कर रहे हो। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक, अभी आपको पढ़ा है मौर्य साम्राज्य का प्रथम, पहले भी पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य पहला, दूसरा उसका पुत्र बिंदुसार और तीसरा जो था कौन, अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक। एक बार और लिख दूं, पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। पहला शासक क्या था, मौर्य वंश का पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा राजा कौन था, बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार। तीसरा राजा कौन हुआ, अशोक द ग्रेट। कौन भैया, अशोक महान। तो ये तीसरा राजा कौन था, अशोक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी जस्ट तुमको पढ़ाया गया, 3 नदियों का संगम पे, हाँ या ना। उदाइन ने, उदयभद्र ने, उदयन ने कहाँ किया था, गंगा पुनपुन सोन और गंगा। पुनपुन को ही गंडक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंडक। कलिंग की लड़ाई, ये लड़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस भारत के इतिहास की ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है और इस लड़ाई ने एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया। और जब उसकी जीवन बदली तो उन्होंने भारत का नक्शा बदल दिया और भारत के जो नाम है, समृद्धि है, वो पूरे दुनिया तक पहुंचाया। और इस युद्ध ने, उस दुनिया तक पहुंचाने में इस युद्ध ने उसके दिल पे गहरा छाप छोड़ा था। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में, तब ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं पढ़ रहे हैं। अशोक ईसा के पहले आया था भैया, है ना, 261 साल पहले, 1-2 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 261 साल पहले ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई अगर आपसे पूछे किसके बीच हुआ था, आपको याद रखना है, कलिंग एक राज्य था जिसको हम लोग आजकल किस नाम से जानते हैं, उड़ीसा। क्या नाम से जानते हैं भैया, कलिंग का अभी नया नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा के साथ, कलिंग के साथ लड़ाई हुआ था अशोक का, किसका, और वहीं पे एक राजकुमारी थी, याद है, पद्मा। और फिर आपने पढ़ा होगा हिंदी में, तो कहानी हम लोग फिर पढ़ेंगे इसकी। अगला देखते हैं, मुद्रा राक्षस एक किताब है, क्या नाम है, मुद्रा राक्षस एक बुक का नाम है। इस बुक की रचना की थी विशाख दत्त ने। किसने, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, अब क्यों की थी चलिए देखेंगे हम लोग। आप पूछे कमेंट में, सारी बातें हम बता देंगे, आप कमेंट में क्या पूछोगे तो फिर आपके लिए भी कुछ छोड़ देता हूं। अगला आते मगध साम्राज्य की स्थापना भी बताए। मगध साम्राज्य, बिंबिसार। मगध का पहला राजा हुआ था हर्यक वंश, मगध का पहला वंश हर्यक वंश, और उस वंश का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। और अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदाइन, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। देखा भाई, दुनिया का कर्म जो दुनिया में मिल जाता है, समझ में आ रही ना बात, मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो। क्या करो, अच्छे कर्म करो। चलिए अगला प्रश्न, शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने। देखो कई संवत हो, जैसे आप ईस्वी पढ़ते हो तो भारत में उसी तरह एक संवत चला, एक ईस्वी चला, जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। और शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। चलिए अगला प्रश्न, अगुत्तर निकाय, अगुंतर निकाय है, यहाँ पे 9 है। अगुंतर निकाय एक ग्रंथ का नाम है, बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, जिसमें उल्लेख है भारत में 16 महाजनपदों का। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। किस किताब में, बौद्ध धर्म की एक ग्रंथ है अगुंतर निकाय में भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्या है, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन है, मगध। कौन है भैया, मगध। और मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने किया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। आपको बताए 2 बातें, एक एडी बताए, एक बीसी बताए। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले की घटना। तो अशोक जो था, मौर्य जो था, वो ईसा के पहले की घटना है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो पकड़ लोगे, 320 से 298 ईसा पूर्व बीच मौर्य वंश का शासन था। कितना, 320 से 398 ईसा पूर्व की बात है।
चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला है विक्रमादित्य। अभी बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, वो अलग आदमी है, और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि ली थी किसकी? विक्रमादित्य। ये गुप्त वंश का शासक है और वो मौर्य वंश का शासक। एक चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य वंश का शासक, या चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश का शासक है। इसका इसी ने उपाधि लिया था विक्रमादित्य। इसकी कहानी मैं बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्टिव में आप पढ़ोगे ये कौन महान व्यक्ति था, इतना महान राजा हुआ, और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें महानतम संस्कृत के ज्ञाता कालिदास थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री, अभी जस्ट पढ़ाई भैया, मौर्य काल में एक ही यात्री आया था, क्या नाम था? मेगास्थनीज या मेघस्थनीज। क्या किताब बनाया? इंडिका, है ना। किस राजा के दरबार से आया? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा होगा? मेघस्थनीज। चलिए अगला बढ़ते हैं। 57 ह्वेनसांग। ह्वेनसांग है कहाँ का यात्री है? पढ़ा है, चीन से 3 यात्री आए, ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग। ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग कहाँ से आए भैया? चीन से। अब यही तो कह रहा हूं, क्यों आए? अगर एक बात मान लो, आप मेरे पास पढ़ने आओगे तो क्यों आओगे? अरे मेरी अच्छाई को देख के आओगे, मेरे से कुछ लेने के लिए आओगे, कि हुई टाइम पास करने के लिए आओगे, कि चलो सर बहुत भीड़ है, चलो जाके बैठ जाते फिर चले जाएंगे? नो माय डियर, ये उस काम के लिए आए थे। क्या काम करने के लिए आए थे? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का। आप भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आए हो, प्लीज ऐसे जगह अध्ययन करो जहां आपको लगे कि आई एम लर्निंग समथिंग हियर। अदरवाइज अगर आपको सीख नहीं रहे हैं तो यू आर, अब तो आप समझ लो, आई डोंट नो। तो ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? चीन का। चीन से कितने प्रमुख यात्री आए? 3, ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग। ह्वेनसांग, फायान और इत्सिंग। और इस ह्वेनसांग को हम लोग है ना एक और नाम से जानते हैं, यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं इसको भैया? यात्रियों का राजकुमार। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार, राजकुमार समझते हो बाबू? रात्रियों का राजकुमार था ह्वेनसांग। ठीक है, कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से कितने यात्री आए? 3, ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग। अब पूछोगे और प्रश्न मन में उठ रहा होगा कि सर कब आए थे? नहीं पूछो यार, कहां पे? कमेंट में, ओके, बताऊंगा तुम्हें। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ना? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पे है तमिलनाडु में चोल, वारंगल में होयसल, दक्कन में सुल्तान, उड़ीसा। मतलब ये कह रहा है कि इसको आपको सजाना है बढ़ते क्रम, पहले कौन था, फिर कौन वंश हुआ, फिर कौन वंश हुआ, फिर कौन वंश हुआ। तो आपका जो ऑप्शन है वो 1, 2, 4 सही है। सबसे पहले 1 आया, तमिलनाडु का चोल हुआ, दूसरा के बाद क्या, वारंगल का होयसल हुआ, और चौथे नंबर पे आया उड़ीसा का गजपति। ये दक्कन का सुल्तान जो है उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। कहाँ के? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन राजवंश का कालानुक्रम का क्रम है? मतलब कालानुक्रम का क्रम है, पहले कौन वंश आया? सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले नंदवंश आया। नंदवंश, नंदवंश की कहानी बताऊंगा मैं। नंदवंश। दूसरा जो आपके बाद नंदों के बाद मौर्यों ने शासन किया, मौर्यों के बाद गुप्तों का काल आया, और गुप्तों के नहीं सुंग काल, उसके बाद गुप्त। मौर्य के बाद सुंग आया, सुंग के बाद गुप्त। सबसे पहले नंदवंश, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद सुंग, फिर और गुप्त। 1, 2, 3, 4 में आया। नंदवंश से रिलेटेड एक बात बता दूं, नंदवंश का जो अंतिम राजा था घनानंद, क्या नाम है भैया? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। और यह ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नंद वंश का राजा जब घनानंद भारत का राजा था, इसी के समय भारत पर है ना कौन, बताओ भाई कौन? सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। दुनिया का विश्व विजेता सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घनानंद जिस समय मगध का राजा था, उसी समय भारत पर आक्रमण किया था किसने? सिकंदर महान ने, विश्व विजेता सिकंदर महान ने। और जब भारत से विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण पश्चिम भारत पर विजय किया, फिर वो आगे नहीं बढ़े, वापस अब यहाँ से क्रम में घर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे सिकंदर। कहाँ? यूनान जा रहे थे। तो रास्ते में बेबीलोन नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो ये सारी कहानी आगे बताएंगे, फिर डिटेल में आप पढ़ोगे तो बताएंगे। देवानो प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय, देवानो प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय कौन था? तो भैया वही था कौन? अशोक महान, द ग्रेट अशोक। कौन था? अशोक को देवानो प्रिय कहा गया है, अर्थात देवों का प्रिय व्यक्ति कहा गया है। क्यों कहा गया, ये भी तो बात समझने की है। जानते हो तो बताओ, नहीं जानते तो मैं बता दूं। चलो अगला बताएंगे जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? जब अशोक राजा था तो उस समय 4 नहीं 5 प्रांत थे। कितने राज्य थे उनके? 5 प्रांत थे। तो ये इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, कितने राज्य थे तो 5 प्रांत का उल्लेख है। अगला प्रश्न आते हैं, हाथी गुम्फा, गुफा नहीं है सर, गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख किसके संबंधित है? एक राजा है खारवेल। कहाँ भैया? खारवेल, उड़ीसा। उड़ीसा का एक राजा हुआ खारवेल, और हाथी गुम्फा का अभिलेख उड़ीसा के राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी के साइज की तरह है, इसलिए उसका नाम पड़ गया हाथी गुम्फा अभिलेख। और आपको ये पूछेगा कि कहाँ से मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख, आपको यह याद रखना है, उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस शहर है पुरी। क्या शहर है? पुरी। और पुरी बहुत पवित्र स्थान है, हिंदुओं का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। और पुरी में ही एक बहुत महान जो देवता है, भगवान है वैदिक धर्म का, उसका मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ का मंदिर। क्या नाम है भैया? जगन्नाथ, जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? तो आपको याद रखना है, जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित एक शहर है पुरी, और पुरी में है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। और यहाँ हर साल रथ यात्रा निकलता है, जिसमें लाखों लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। क्लियर है? और वहीं का राजा है खारवेल, और खारवेल से संबंधित कौन का अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखी है? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पाणिनि नाम है भैया, पाणिनि है ना, ऐसा नहीं है सर पानी लेके आ रहे हैं, नहीं, पाणिनि नाम है किसका? राइटर का। बहुत महान विद्वान है, क्योंकि उसमें संस्कृत भाषा थी तो संस्कृत जैसा नाम है। पाणिनि ने कौन सा किताब लिखा? अष्टाध्यायी। कौन सा बुक लिखा? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सातवाहन वंश शासन? ये जो सातवाहन वंश है ये दक्षिण भारत में शासन करते थे। कहाँ? और इसके बहुत सारे प्रमुख राजा हुए, जिसके बारे में सब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे। अभी पश्चिम और दक्कन भारत में, पश्चिम और दक्कन भारत में सातवाहन वंशों का राजा था। इसमें बहुत सारे राजा हुए जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आजकल हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखें। अगर आपको इन ऑब्जेक्टिव्स का नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पहले ही बताया गया है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, इन सारा जो अभी क्लास पढ़ाया गया उनका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर आपको कोर्स खरीदना है हमारा ऑनलाइन में, बहुत ही धमाका ऑफर चल रहा है अभी, सिर्फ 999 999 में आपको पूरे आर्ट्स का कोर्स मिल जाएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सब मिला करके सिर्फ 999। तो बस जल्दी करिए, कहीं आपके हाथ से मौका ना निकल जाए। तो ठीक है माय डियर, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी समझे कि पढ़ेंगे कैसे और पढ़ा जाता है कैसे। तो चलिए ठीक है।